लेसन 2 अम्ल क्षार और लवण अध्याय 2 हम पढ़ चुके थे। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं इस लेसन से जिसको आज हम सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन से बनते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण अंक लाने में सहायक होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को ध्यान में रखिएगा और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं साथ में बताता हूँ उसको देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। आंसर क्या होगा, क्योंकि पीतल जो होता है वो, तांबा या पीतल जो भी हो बर्तन, वो क्या करते हैं, दही या खट्टे पदार्थ के साथ जब भी हम रखते हैं, दही और खट्टे पदार्थ के साथ रखने पे वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। कौन सी एसिड, लैक्टिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। जो पीतल में रखने से क्या बना लेता है, एक पॉइजनस कंपाउंड्स बना लेता है, हानिकारक विषैला पदार्थ बना लेता है, जिससे भोजन वो खाने लायक नहीं रह जाता। ठीक है, कोई दिक्कत डाउट कोई नहीं होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं आपको, तो इन चीजों को थोड़ा सा केयरफुली ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण के साथ हमें इसको एक्सप्लेन करना है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक हमने क्या ले लिया, धातु ले लिया, धातु का हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी हमने जिंक के साथ अभिक्रिया करवा दी। ठीक है, और जब अभिक्रिया हुई तो यहाँ देख रहे हैं आप, एक हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो हमने एक प्रैक्टिकली एक चीज पढ़ी थी कि जलती हुई मोमबत्ती की परखनली के मुंह पे जब ले जाते हैं ऐसी अभिक्रियाओं के दौरान, तो उसमें से एक ध्वनि निकलती है जो फट की ध्वनि निकलती है, फट फट करता है। ये सिंबल है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, क्योंकि जब हाइड्रोजन जलती है तो एक विस्फोट के साथ जलती है, जो वही आवाज है जो फट फट अर्थात पॉप की ध्वनि निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई धातु ए है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जा रहा है, कोई सॉल्ट ले लेंगे ए, जिसको हम क्या करवाएंगे, HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न जो गैस है जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम, एक जो है वो कैल्शियम क्लोराइड है, तो दूसरा जो है कि क्या होगा। बहुत ही इजी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक हमने ले लिया क्या, कोई भी एक धातु का यौगिक ले लिया, तो हमने एक कैल्शियम धातु ले लिया और उसके साथ कार्बोनेट की अभिक्रिया करवा दी, तो ये हमारा एक धातु का यौगिक बन गया, जिसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ अभिक्रिया करवाई। देखिए, जब मोमबत्ती को ले जाते हैं तो उसको बंद कर देता है। मोमबत्ती है, यहाँ से कोई गैस निकल रही है, अगर वहां मोमबत्ती को ले जाएंगे तो मे बी ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता, किसी चीज को बुझाने में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज बुझाने वाली अगर गैस होगी, तो मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, जो कि यहाँ प्रेजेंस है। जल बनेगा, H2O एक्सेस होगा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, धातु के यौगिक के रूप में हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया था। ठीक है, और उसके कैल्शियम कार्बोनेट हमने क्यों लिया, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड हमको प्रोडक्ट में मिल रहा है। हमको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि एक प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड होगा, और दूसरा हमने जलती हुई मोमबत्ती को बुझा रहा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड से ही बना हुआ कोई हमें कंपाउंड लेना होगा, तो वो कंपाउंड कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, HCl और अमोनिया HNO3 यदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। लॉजिक क्या है इसका देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया आदि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जब हम इनको जल में घोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वो हाइड्रोजन आयन देंगे।
जिसके कारण ये अम्लीय विलक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों से कोई आयन नहीं निकलता, हाइड्रोजन आयन नहीं बनता, जिसके कारण ये अम्लीयता के लक्षण प्रदर्शित नहीं करते। अगर यही OH माइनस निकलता तो ये हमारा क्षारक हो जाता। क्या हो जाता? क्षारक हो जाता। हाइड्रोजन प्लस दे रहा है तो अम्ल हो जाएगा। ये आपको बखूबी हमने क्लास के टाइम में जो क्लास वाली वीडियो थी उसको डिस्कस किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन कैसे करता है? आयनों की सहायता से। कभी भी विद्युत का प्रवाह आयनों की ही सहायता से होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। 1 नंबर का सवाल है। ठीक है, अगला, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदल पाती? क्योंकि जब सूखा होगा तो वो आयन नहीं बना पाएगा। छोटा सा लॉजिक है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदल पाती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में कोई भी आयन नहीं बन पाता। आयन नहीं बनेगा तो कलर चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों प्रयास किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? हाँ, ये एसिड है। क्या है? एसिड है। एसिड में हमको वाटर ऐड नहीं करनी चाहिए। एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए, हमको वाटर में एसिड डालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर वाटर को हम एसिड में डालेंगे तो विस्फोट हो सकता है। ऐसी कंडीशन में विस्फोट नहीं होगा, लेकिन वाटर को अगर एसिड में डालेंगे, तेजाब में डालेंगे, अम्ल में डालेंगे तो विस्फोट होने का खतरा रहता है, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखते हैं, अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, क्योंकि अगर जल को सांद्र अम्ल में मिलाते हैं तो तीव्र अभिक्रिया हो सकती है, विस्फोट हो सकता है, इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, जल भी सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए किया जाता है कि हम क्या करते हैं, अम्ल को ही जल में मिला देते हैं। अगला, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? आंसर है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता H3O+ या OH- के आयतन में कमी होती है। ठीक है, लेकिन ये प्रभावित क्यों होती है? तनुकृत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रभावित होगी। अम्ल के विलयन को जब हम तनु बनाएंगे तो उसकी अम्लीयता भी धीरे धीरे कम होती जाएगी ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ेगी भाई। जब क्षारक मिलाएंगे तो OH का मात्रा बढ़ेगा तो सांद्रता बढ़ेगी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, आपके पास 2 विलयन A और B हैं। 2 विलयन हमारे पास, A का pH वैल्यू 6 है, B का pH वैल्यू 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी? किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी? जिसकी pH वैल्यू कम होगी। pH वैल्यू कम होगी तो उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता कम। pH वैल्यू कम मतलब ज्यादा अम्लीय, ज्यादा अम्लीय मतलब ज्यादा हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एक की pH वैल्यू कितनी दी गई है? 6 दी गई है, जो कि क्या है, 7 से कम है, इसलिए ये क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। B की pH वैल्यू 8 है, ये तो क्षारीय हो गया ना, ये अम्लीय कहाँ रहा, 8 है, 7 से अबव होगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन और अधिक अम्लीय होता जाता है। जैसे जैसे OH- आयन की सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे ही वो ज्यादा क्षारीय होता चला जाएगा। ठीक है, क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? हाँ, हाइड्रोजन आयन क्षारकीय हैं, परंतु इसकी सांद्रता OH आयनों की सांद्रता से कम होती है, इसलिए यह क्षारकीय नहीं होते। ठीक है, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसका प्रकृति भी उसी तरह का होगा, या तो अम्लीय हो या क्षारीय हो। ठीक है, कोई किसान खेत की मिट्टी लेते हैं, किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चाक का उपयोग करेगा? जब उसके खेत में अम्लीय परिस्थिति बन जाएगी तो वो उसमें कुछ न कुछ क्षारीय चीज मिला करके उसको बैलेंस करना चाहेगा, तो वो किन किन चीजों का यूज कर सकता है? कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कर सकता है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कर सकता है, जिससे मिट्टी को उदासीन बनाया जा सके। तो ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसके बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे या कृषि कार्य वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है, उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? एकदम 1 नंबर का क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण बनाना भी बताया था, विरंजक चूर्ण की उपयोगिता भी बताई थी, ठीक है। रंगों को उड़ाने में इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, छोटी छोटी बातें हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कौन सा पदार्थ है बेटा? उस पदार्थ का नाम बताइए क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? शुष्क बुझा हुआ चूना बनाएगा, विरंजक चूर्ण बनाता है, शुष्क बुझा हुआ चूना जो कि विरंजक चूर्ण बनाता है अभिक्रिया करके, किसके साथ? Cl2 के साथ। आगे चलते हैं। कठोर जल को मृदु करने के लिए क्या मिलाते हैं? सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा कहा जाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, तुरंत पेपर फाड़ दीजिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको हीट करेंगे तो ये 3 भागों में टूट जाएगा। कौन सी अभिक्रिया हुई? वियोजन अभिक्रिया, पढ़ेंगे आगे। वियोजन अभिक्रिया होती है 3 भाग में। जब कोई एक उत्पाद 3 भागों में टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। सोडियम कार्बोनेट बना जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के समीकरण दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही अगर जल मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? जिप्सम। और इसी जिप्सम है, जिप्सम को अगर ज्यादा वाटर ऐड कर दिया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को सुखा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। सिर्फ पानी का खेल है, वाटर मॉलिक्यूल्स का ही सारा खेल है, ठीक है। तो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये पूरा मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया, जिप्सम बना लिया। आगे चलते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 10। कोई दिक्कत नहीं। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? HCl होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, NaOH का 10 ml विलयन है, HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। 10 ml सॉल्यूशन है NaOH का, जो कि कितने से सॉल्यूशन होता है, कितने से न्यूट्रलाइज होता है? 8 ml से। तो 20 ml है तो 60 ml से न्यूट्रलाइज होगा ना भाई, इसमें कौन सी बात है, ये तो लॉजिक है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक बेटा प्रतिजैविक होते हैं, बीमारियों से बचाने वाली दवाएं होती हैं। एनाल्जेसिक, जो दर्द में दिया जाता है। एंटासिड इज द करेक्ट आंसर, ये इसके लिए सही नहीं है। एंटीसेप्टिक क्या है? ये बाहरी चोट पे कीटाणु जीवाणुओं से ये बचाने का काम करते हैं। एंटीसेप्टिक जैसे सेवलॉन, डिटॉल, ये सब क्या है? एंटीसेप्टिक, हाँ, जो घाव को या स्किन को सड़ने से बचाते हैं, इन कीटाणु जीवाणु से लड़ने का काम करते हैं। आगे चलते हैं। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण दीजिए। यहाँ 4 समीकरण हैं जिसका आंसर आपको मैं सीधा सीधा समझा दे रहा हूँ। देखिए, जिंक है, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड हमको ऐड करना है, ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। मैग्नीशियम के साथ हमने HCl ऐड किया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एल्यूमिनियम के साथ हमने H2SO4 डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आयरन है, HCl के साथ जोड़ दिया, फेरस क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये इसका इक्वेशन है जो कि बैलेंस्ड है, ठीक है। बैलेंसिंग करना आपको आना चाहिए, ठीक है। जिसमें हम कौन सा हीट एंड ट्रायल मेथड, कौन सा मेथड यूज करते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। हमने अभी बताया कि ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन नहीं देते। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए, उसमें चेक करिए क्या करते हैं हम? हाइड्रोजन आयन नहीं देते। सीधा सीधा आंसर आप लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए।
आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता? क्योंकि आश्रित जल शुद्ध होता है, इसमें किसी तरह का लवण नहीं पाया जाता। लवण नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे, हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे तो ये विद्युत का कुचालक हो जाएगा, जिसे विद्युत का चालन नहीं कर पाएगा। क्या लिखते हैं हम? आश्रित जल शुद्ध होते हैं, आश्रित जल शुद्ध होते हैं, ठीक है। इसलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए हमको क्या चाहिए? आयन चाहिए। जबकि वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत अम्ल की मात्रा विद्यमान। अरे अम्ल की मात्रा क्या, अम्ल की बारिश होती है हमारे यहाँ तो, अम्ल की बारिश होती है, जो कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलकर अम्ल बना लेता है, इसलिए हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है। लेकिन आश्रित जल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? भाई अम्ल का व्यवहार जल की अनुपस्थिति में उसके आयन फ्री होके घूम नहीं पाते, इसलिए कोई भी अम्ल प्योर सॉल्यूशन अगर है, प्योर है, तो वो विद्युत का चालन नहीं करता, या जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं हो पाता, ठीक है। 5 विलयनों ABCDE जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है? उदासीन कौन होगा भैया? 7 वाला। फिर प्रबल क्षारीय कौन होगा? प्रबल क्षारीय होगा 9 वाला, 9 नहीं 11 भी है, सॉरी 11 वाला, ठीक है। प्रबल अम्लीय कौन होगा? 1 वाला। दुर्बल अम्लीय कौन होगा? 4 है, 4 वाला। दुर्बल क्षारीय कौन होगा? 9 वाला, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, दुर्बल अम्लीय 4, प्रबल अम्ल 1, 11 प्रबल क्षार, 7 उदासीन और दुर्बल क्षारीय। आयनों की सांद्रता के बढ़ते क्रम में हम इसको ऐसे सीक्वेंस में लिख देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। परख नली ए और बी समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए एवं बी में 2 परख नली बना लीजिए और उसके अंदर समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी रख दीजिए, ठीक है। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दीजिए, यहाँ HCl डाल दिए, तथा परख नली बी में क्या डाल दिया हमने? CH3COOH, CH3COOH। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? परख नली ए में अधिक बुदबुदाहट होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से ज्यादा प्रबल है। HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड तो हम खा भी सकते हैं, एसिटिक एसिड को हम खाते हैं, ठीक है, लेकिन HCl को हम नहीं खा सकते, नहीं पी सकते। HCl हमारे पेट में है, भोजन पचाने का काम आता है, ध्यान रखिएगा। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, जो हम फ्रेश मिल्क लेते हैं उसका पीएच वैल्यू 6 होता है। दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। ताजे दूध के पीएच की वैल्यू 6 होती है, दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसीलिए दही के पीएच मान 6 से भी कम हो जाएगा। मतलब दही कैसा होता है बेटा? दही अम्लीय माध्यम में होता है। दही क्या है? अम्लीय माध्यम में है, ठीक है। दूध भी अम्लीय है क्योंकि 6 है, दूध भी क्या है? 6 है, अम्लीय है। दही और ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। आगे, एक ग्वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है, बेकिंग सोडा मिला के उसको क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है, क्षारीय बना देगा ताकि दूध जल्दी से फटे ना, दूध फटे ना, जल्दी दूध फटे ना, दूध को बचाने के लिए क्या लिखते हैं? ताजे दूध के पीएच वैल्यू 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु, इन जीवाणु का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दूध को अम्लीय बना देती है। दूध में इसीलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक शुद्ध रूप में बना रहे या ज्यादा देर तक रोका जा सके। दूसरा क्वेश्चन, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? जो ऐसे दूध हों जिनमें बेकिंग सोडा मिला के उसको रोका गया तो क्योंकि उसको क्षारीय बना दिया गया है। अब जब उसको दही बनाना होगा, क्योंकि दही तो अम्लीय बनाना है, हमको लैक्टोबैसिलस जीवाणु ऐड करने हैं, इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताजे दूध में मिला क्षारक को पहले ही उदासीन कर चुका होता है, इसलिए इसको अम्ल में बदलने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि अगर पानी मिल गया तो वो जिप्सम बन जाएगा, ज्यादा पानी ऐड हो गया तो जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इस नमी से बचाने वाले बर्तन में रखना चाहिए क्योंकि अगर जल अवशोषित कर लिया तो ठोस पदार्थ बना लेगा, क्या? जिप्सम बन जाएगा। पानी ज्यादा मिल गया, जिप्सम बन जाएगा, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया, रट लीजिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें क्षारक और अम्ल दोनों हों और लवण का निर्माण करते हों, लवण और जल का निर्माण करते हों, ऐसे अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला जो यौगिक होता है वो न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, इसलिए हम इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा, सब एक एक नंबर के हैं। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताइए। कई सारे उपयोग बता चुका हूँ। धोने का सोडा है तो उसका क्या उपयोग करेंगे? कांच, साबुन, कागज उद्योग में करेंगे, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में करेंगे और घरों में साफ सफाई में करेंगे। और दूसरा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में करेंगे। दूसरा, बेकिंग सोडा का उपयोग मुलायम, स्पंजी, खस्ता बनाने में करेंगे। पेट में अम्ल की मात्रा को घटाने में करेंगे। किसी को गैस्ट्राइटिस हो गया, गैस बन गया, उसके लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय होता है, बेकिंग सोडा नहीं होता, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अलग चीज है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है, अग्निशामक में भी किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। COCl2 यौगिक का प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर, यू नो दैट ऑलरेडी। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट। दो प्राकृतिक संसूचकों के नाम लिखिए। लिटमस पत्र और हल्दी, पहले से पता है आपको। दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए, मेथिल ऑरेंज और फिनाफथलीन, एकदम इजी है। अगला क्वेश्चन, कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती, इन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। सूचक तीन प्रकार के बताया था हमने, प्राकृतिक, संश्लेषित और गंधीय सूचक। अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु क्या करता है? एक यौगिक बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। इस यौगिक को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम लिखिए। चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये सब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप होते हैं, ठीक है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का पूरा रिएक्शन आपको देना है। सफेद अवक्षेप को क्या कहते हैं ये बताना है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पे क्या होगा? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं रिएक्शन। ये हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की, क्या बना हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट और जल। ये इसको हम सफेद अवक्षेप को क्या कहेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। और ये जल में विलयशील होगा और जब और ज्यादा CO2 प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिनमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वही फिर परिभाषा यहाँ दी गई है। अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण जल प्राप्त होता है, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ क्षारक लिया, अम्ल लिया, लवण और जल उत्पाद में मिल गया हमको। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ज्यादातर कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं। ज्यादातर धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं। और धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। जो धातु होते हैं उनका जो ऑक्साइड होता है वो जो यौगिक बनाते हैं वो क्षारकीय बनाते हैं। जो अधात्विक होते हैं ऑक्साइड उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। चलिए आगे चलते हैं, पीतल एवं तांबे, ये तो आप देख चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा ये रिपीट क्वेश्चन है, सॉरी। हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये सब हो गया। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्षारक और क्षार में अंतर पूछे तो बताइएगा कि क्षारक तो सब है लेकिन ऐसा क्षारक जो जल में क्या हो? घुलनशील हो। जल में क्या हो? घुलनशील हो, इसी को हम क्षार कहते हैं।
हमारे दांतों का इनेमल एक सबसे कठोर पदार्थ है, इनेमल बॉडी का हमारे कठोर पदार्थ है। चॉकलेट तो हम मिठाई खाने पे इसमें क्या हो जाता है, क्षय होने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। इनेमल किसका बना होता है, मुंह का पीएच मान कितना होता है। बहुत जोरदार प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी सीरीज है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा ग्लूकोज तथा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके ये क्या बनाने लगते हैं, अम्ल बना देते हैं। यह अम्ल मुंह के पीएच मान से कम हो जाता है, जिससे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। जब पीएच वैल्यू कम होगी तो अम्लीयता जब बढ़ रही है, पीएच वैल्यू कम होगी, जितना पीएच वैल्यू कम होगी अम्लीयता उतनी ही बढ़ जाएगी। इसकी रोकथाम के लिए भोजन के पश्चात मुंह साफ करना चाहिए। इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। 6 पे तो दूध होता है, 5.5 ये होता है, ठीक है। तो जब पीएच वैल्यू ज्यादा कम हो जाएगी, अम्लीयता बढ़ेगी, तो दांतों का जो इनेमल है उसका क्षरण होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होता है, ऐंठन क्यों आ जाती है। मांसपेशियों में भी लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण क्रैम्प होता है, थक जाते हैं। जब हम वर्क करते हैं और ज्यादातर मसल्स को चलाने में वर्क लेंगे तो क्या हो जाएगा, मांसपेशियां थक जाएंगी, क्योंकि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है। ध्यान रखिएगा, लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में बनता है आपके। एक पदार्थ ए वॉशिंग सोडे की सिरका से क्रिया करके प्राप्त होता है। पदार्थ एक क्या हो सकता है, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट इस क्रिया का अभिक्रिया जो है कि नीचे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट और एसीटेट, तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। एकदम इजी रिएक्शन है। किसी टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए डॉक्टर श्वेत पाउडर की पानी में बनी पेस्ट का उपयोग करते हैं। इस पदार्थ का नाम क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस पदार्थ का नाम क्या होगा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, CaSO4 इंटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या हाफ H2O, ठीक है। इस पदार्थ का एक विशेष गुण यह है कि यह जल मिलाते ही तुरंत क्या बन जाता है, कठोर। इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी किया जाता है। आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखते हैं इसको क्योंकि ये जिप्सम बना लेता है। पूछा है आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, अगर नहीं रखेंगे नमी सोख के क्या बना लेगा, एक कठोर पदार्थ जिप्सम बना लेगा। तनुकरण किसे कहते हैं, किसी अम्ल को जल मिला देने से वो क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर यह आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी करती है। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। हमने बताया था सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ये सब बताया था। तो वही तनुकरण, उसको तनु बनाने की ही प्रोसेस को हम तनुकरण कहते हैं। दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू बताइए, पीएच की वैल्यू बताइए। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच पर आज के बीच कार्य करता है। हमारी पूरी बॉडी 7.0 से लेकर 7.8 पीएच वैल्यू पे काम करती है। हमारी पूरी बॉडी का ओवरऑल देखा जाए तो बेसिक फॉर्म में ही है। क्या है, बेसिक फॉर्म में है, ठीक है। मिट्टी की पीएच की प्रकृति अम्लीय हो तो फसल के लिए अनुकूल नहीं होती। मिट्टी भी अम्लीय हो गई तो ठीक नहीं है। हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो बिना हानि पहुंचाए पाचन में सहायता करता है। यदि मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो तो दांतों का क्षय भी होने लगता है। तो ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट्स हैं पीएच वैल्यूज के। पीएच वैल्यू को मेंटेन रखकर ही हम अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएंगे। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, इसका 3 उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई जाती है, जो यहाँ दिया हुआ है, CaOCl2 ये है हमारा विरंजक चूर्ण। इसका उपयोग विरंजक चूर्ण जिसका उपयोग वस्त्र एवं सूती लिनेन के रंग उड़ाने में, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है। रासायनिक उद्योग में एक अपचायक के रूप में किया जाता है और पीने वाले जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है, लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से मिलता है बेटा। लाइकेन पौधे ऐसे होते हैं जहां वायुमंडल प्रदूषित हो जाए तो ये पौधे उगते ही नहीं है। ये वायुमंडल प्रदूषक के बहुत बड़े सूचक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, 3 प्राकृतिक पदार्थों के नाम बताइए जो अम्ल और क्षार की
उपस्थिति को सूचित करते हैं। हल्दी, लिटमस पेपर, लाल बंद गोभी, ये तीनों क्या है, प्राकृतिक सूचक हैं हमारे, हल्दी, लिटमस पत्र और लाल बंद गोभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अम्ल और क्षारक के दो रासायनिक गुण लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल का पहला गुण क्या है, हाइड्रोजन आयन देगा, और दूसरी लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगा अभिक्रिया के साथ। कब, जब धातु के साथ होगी तब। और क्षारक के दो गुण क्या लिखेंगे, सेम पलट देंगे। क्या देगा ये जल के साथ OH माइनस आयन देगा, और क्षारक के साथ अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। ठीक है। अगला, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल में होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आश्रित जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता और वर्षा जल में होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको आगे। पीतल एवं तांबे बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं हम इसको। ठीक है। दांत का इनेमल, ये भी देख चुके हैं हम। दांत की इनेमल में कोई दिक्कत नहीं है। पदार्थ है वॉशिंग सोडे को सिरके से अभिक्रिया करता है तो क्या मिलेगा, पदार्थ है क्या होगा, इसका सॉल्यूशन छोड़ते हैं, यहाँ से आगे देखेंगे। किसी टूटी हुई हड्डी में क्या लगाता है, इस पदार्थ का नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। अभी देखा थोड़ी देर पहले ऊपर आपने, गुण देख लिया उसका। इसको आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, ये भी आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि वो ठोस पदार्थ न बना ले इसलिए। तो आपका लेसन यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है। यहाँ से हम अभी अगला लेसन स्टार्ट करेंगे, ये आपका फाइनल हो गया। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का थैंक्स। अब यहाँ तक आ गए होंगे तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा।